बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अख्तर अब्बास और ख़ातिन हज़रात, आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज हम जिस मौजू पे बात करने वाले हैं वो दो चीज़ों का मिक्सचर है। एक तो ये कि जिनको रिश्ते और दूसरा जिनको अपनी नौकरियां छोड़ने का शौक़ है, ख़ुद उन पे क्या बीतती है और ये जो आदत है ये उनको फिर भारी पड़ती है या इसका मज़ा आता है। इस मौजू पे बात करने से पहले 3-4 आप लोगों की बातें। मोहम्मद ख़ान साहब ने कहा है कि आप तनकीदी तबसरे नहीं पढ़ते और जो तारीफ़ी तबसरे वो पढ़ते हैं। हर क्लिप के साथ जो 200-400 तबसरे होते हैं हमारी टीम उसको पढ़ती है, कुछ को मैं ख़ुद भी पढ़ता हूँ। जो काम के होते हैं सवालात हम उनको अलग कर लेते हैं, जो डिटेल्ड होते हैं अपने इमोशंस के साथ उनको भी अलग कर लेते हैं। तनकीदी वाले मुझको अच्छे लगते हैं, हाँ अब्यूज़ वाले अच्छे नहीं लगते, पर तनकीदी वो लोग करें जिन्होंने पूरा सुना हो, जिन्हें किसी असूली तौर पे इख्तलाफ हो। अगर आपकी ज़िंदगी में उससे खैर हुई हो, आपकी ज़िंदगी बेहतर हुई हो, आपकी थॉट थोड़ी अपलिफ्टिंग उसमें हुई हो, फिर कोई क्यों तनकीद करेगा। मैंने उनसे भी कहा कि भाई साहब आप फिर या तो तनकीद लिख के भेजो, तो को कर रहे हो कि ये काम भी दूसरे करें, तो ये तो कोई अच्छी फरमाइश नहीं है। युसरा ने लिखा है कि आप बहुत कुछ सिखा जाते हो जो हमारे लिए सीखना फ़र्ज़ होता है, मगर मुआशरा या हमारे ख़ानदान उसको सिखाने में झिझक महसूस करते हैं। मैं हर उस लड़की को जिसकी शादी होने वाली है उससे कहती हूँ कि आपकी वो तमाम वीडियो ज़रूर देखे, ताकि उसके अंदर जो खौफ है, जैसे मेरे अंदर खौफ थे, वो सारे दूर हुए। वरना शादी का नाम सुन के मुझ पर रिकत तारी हो जाती थी और मैं खौफज़दा हो जाती थी, कांपने लगती थी। अल्हम्दुलिल्लाह इन सारी मुश्किलों से मैं निकल गई। तो अब मैं बाकी अपने जानने वाली बच्चियों को आपकी वीडियोस रेफ़र करती हूँ, उनसे शेयर करती हूँ और साथ साथ आपको दुआएं देती हूँ। युसरा, आप खुश रहिए, सलामत रहिए और हमारे लिए दुआ कीजिए। हम इसी तरह आखिरी सांस तक आपका भला करते रहें, आपके लिए बेहतरी सोचते रहें और आपकी खुशी का बायस बनते रहें। तो उस समय हमने लिखा सर आपको माँ कहें, आपा कहें या क्या कहें, तो वैसे मेरा नाम अख्तर अब्बास है, मुझे यही कहें, ये सबसे अच्छा सबसे अच्छी पहचान है। और मैं आपको गाइड करता हूँ, आपकी चीज़ों को आसान बनाता हूँ, आपके लिए रहनुमाई का बायस बनता हूँ। तो उसमें सिर्फ इतनी सी मेरी आरज़ू होती है कि मेरे लिए मोहब्बत से एक आध दुआ कर दिया कीजिए। दुआ वो कीजिए जो आपको अच्छी लगे, जो आपके अपने लिए अच्छी लगे। सो आप सोचिए कि एक एक दुआ भी होगी तो ये मामला कहाँ पे जाता है। अब इस पर आप तो खुश होइएगा, पर बाज़ ऐसे भी हैं जो जल जाएंगे कि इसको मुफ्त में इतनी सारी दुआएं मिलेंगी। तो मेरी जान, दूसरों का भला करोगे, उनकी खैर ख्वाही चाहोगे, अपना वक्त अपनी मोहब्बत उनको दोगे, उनकी ज़िंदगी में से कुछ गम दुख कम करोगे तो ही तो मिलेगा। ये जो आज का मौजू है, जिन्हें रिश्ते तोड़ने और जॉब छोड़ने की जल्दी होती है, मैं सोचता हूँ कि इसकी क्या वजह है। कहीं तो कम फहमी वजह होती है, कभी नादानी वजह होती है, कहीं अपने बारे में खुशगुमानी वजह होती है। लाइक पिछले दिनों एक लड़के ने रब्ता किया, उसने कहा जी मैं एक बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहा था, 40,000 मेरी तनख्वाह थी, 4 साल मैंने वहाँ सर्व किया सर, बहुत मज़े किए और अपनी मन मर्जी भी की, बॉसों के साथ ताल्लुक़ अच्छे भी थे, कुछ से बिगड़े भी। फिर जो नया मैनेजर आया उसने 1-2 बातों पे रोका टोका डांट दिया, तो मैंने रिज़ाइन कर दिया। तो मैंने पूछा रिज़ाइन करते हुए कोई ख्याल नहीं आया, जितना 4 साल आपने वहाँ लगाए थे, अगर आप चल रहे होते तो ज़रा उसका हिसाब किताब हम करें। तो उसने कहा नहीं मैंने तो नहीं किया। तो मैंने पूछा तनख्वाह कितनी थी, उसने कहा 40,000। तो अब उसको हमने ज़रब दी 1 साल में 12 से, तो तकरीबन ये 4.5 लाख, यानी 4,80,000 के करीब बना। तो 4 साल से वो बेरोज़गार था। उस जॉब को छोड़ने के बाद वो नई जिस जॉब पे भी जाता था, हर कोई ये पूछता है पहली जॉब क्यों छोड़ी। तो यू मस्ट हैव ए नाइस आंसर, ऐसा आंसर चाहिए जो अगले का दिल मुतमिन करे। अगर ये मुतमिन नहीं कर सकता, आपको नई जॉब नहीं मिल सकती। तो मैंने उससे कहा कि तुमने 4 सालों में अपना कम से कम 17-18 लाख रुपए का नुकसान किया। अच्छा, इस 4 सालों में उस नुकसान के अलावा अब तुम्हारे पास फेस सेविंग का सबसे बड़ा जिन खड़ा है। तो मैं अपने दोस्तों को, अजीज़ों को नहीं बता सकते कि मैं क्या करता हूँ। ज़ाहिर डिप्रेशन होती है, एंग्जाइटी अलग होती है, नई जगहों पे जाते हो, कामयाब नहीं होते, इस बीच में तुमने कितनी जगहों पे
इंटरव्यूज़ दिए होंगे और हर जगह रिजेक्शन हुई। सो अब 4 सालों के बाद, 4 साल का ये गैप, माली, इमोशनल, सो कितना नुकसान तुमने उठाया। तो देन वो सर पकड़ के बैठ के उसने कहा सर मैंने इस बात को सोचा भी नहीं। कुछ बच्चे मेरे पास ऐसे आते हैं जो आके कहते हैं कि सर हमने 5 साल काम किया, 6 साल काम किया, अच्छा था, हमारी अच्छी कदर करते थे, लेकिन एनुअल जब बोनस देने की बारी आती है या एनुअल जब इंक्रीमेंट देने की बारी आती है तो कंपनी वो नहीं देती, वहाँ स्किप कर जाते हैं, बाकी लोगों को दे देते। तो ए प्यारी लड़कों और ए प्यारी लड़कियों, जो तुम जॉब करते हो, उस मौके पे अपनी ज़ात से, अपनी शक्ल से, अपने नाम से हट के सोचा करो कि जो कंपनी चला रहा है उसके पास बेशुमार लोग हैं। जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसकी आंखों में है, जो अच्छा रिजल्ट दे रहा है उसकी निगाहों में है, उसको देते हुए कोई तकलीफ़ नहीं है। पर अगर आप मक्खी पे मक्खी मार रहे, पूरा साल आपकी कारकर्दगी में कोई इजाफी चीज़ नहीं है, यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट द कंपनी, यू आर नॉट गिविंग समथिंग स्पेशल टू द कंपनी, आपके अंदर इनिशिएटिव नहीं है, आप छोटी छोटी बातों पे अपने कोलीग से लड़ पड़ते हो, आपको काम दिया जाए, टास्क दिया जाए, आप उसको फॉर ग्रांटेड लेते हो। तो जब इजाफी आपको कोई इनाम देने की बारी आएगी तो इनाम किसको दिया जाता है? जो विनर हो। इनाम पीछे रह जाने वालों को कौन देता है? इसी तौर पे याद रखिएगा, जो बच्चियाँ बहुत जल्दी करती हैं अपने मियाँ से लड़ने के बाद, अपने घर भागने को, नाराज़ होकर घर जाने को, एक दांत बच्चा उठाया, गोद में लिया, सामान लिया और निकल खड़े हुए। कुछ लड़कियों ने तो इसको तमाशा बनाया हुआ, ज़रा सी बात हुई, अम्मा को फ़ोन किया, अब्बा को फ़ोन किया, वो भी दनदनाते हुए आ जाते हैं और सामान उठाया और उसके बाद आँखों से, नाक से, कानों से धुआं निकालते हुए बच्ची को लेके चले जाते हैं। कभी नहीं सोचते कि उस लम्हे आप चीज़ों को सेटल करो दानाई के साथ, अक्लमंदी के साथ, समझदारी के साथ। फिर जो 3-3, 4-4 साल के बाद मेरे पास आते हैं, उस वक्त आपके आंसू नहीं रुकते और फिर आपको दुख होता है कि मेरे तो बहुत अच्छा वक्त गुजर रहा था, बस फ़लाँ बात पे हमारी तलखी हुई और मैंने अम्मा को फ़ोन कर दिया और अब्बा को फ़ोन कर दिया। और रिश्ता गंवाने के बाद एक बात और याद रखिएगा, जैसे ये बच्चे जब घरों में बैठते हैं और अगर जॉब नहीं मिलती तो फिर इनको बहुत दिक्कत होती है, बातें सहनी पड़ती हैं, इंसल्ट होती है, डिप्रेशन होती है, एंग्जाइटी होती है। ऐसे जो बच्चियाँ गुस्से में अपना बच्चा उठा के, सामान उठा के घर वापस आ जाती हैं, एक आध हफ्ता इनका अच्छा गुजरता है, उसके बाद इनका वक्त बुरा शुरू हो जाता है। उस घर में अगर भाभी है तो आप यूँ समझें कि आप अब 2 नंबर के शहरी बन जाओगे। उस घर में ज़्यादा भाभियाँ हैं तो फिर आप बिल्कुल नापसंदीदा, यानी सम टाइम तो इट हैपन्स कि आप उस घर में नौकरानी जैसा आपका दर्जा हो जाता है। ना आपके बच्चों को तवज्जो मिलती है, ना आपको तवज्जो मिलती है, आप फर्स्ट रेटेड शहरी नहीं रहते। फिर आपको चंद माह के बाद एहसास होता है कि मैंने गलत फ़ैसला किया। कुछ लड़कियों की माएँ उनको गलत डोज देती हैं कि तुम आ जाओ, तुमको संभाल लेंगे। नहीं संभाला जा सकता। जो शादी से पहले स्टेटस होता है, जो शादी से पहले इज़्ज़त होती है, अब वो नहीं रहती, कम हो जाती है। अब वो घर आपका नहीं है, आपके भाई का है, आपकी भाभीयों का है, आप अब वहाँ मेहमान हो। तो जब लड़के वहाँ जाते हो तो लंबी मेहमानदारी उस घर पे बोझ बन जाती है। अगर तो बाप ज़िंदा है और मामला ज़्यादा ख़राब हो गया तो फिर वहाँ से ख़त्म करते, नया बनाते, फिर भी वक्त लगता है। लेकिन उस लम्हे मामले को बिगाड़ने से पहले उन बच्चों की तरह जो जॉब छोड़ने में जल्दी करते हैं कि हमको इंक्रीमेंट नहीं मिल रही और आगे फिर जॉब भी नहीं मिलती, फिर कई कई साल वो जो गैप है, आप सोचिए, उसमें आपका माली नुकसान हुआ, उसमें आपका रूह का नुकसान भी हुआ, उसमें आपकी खुशी का नुकसान भी हुआ, उसमें आपके चेहरे का भी नुकसान हुआ, उसमें दुनियादारी का भी नुकसान हुआ, उसमें लोगों को बताने के लिए जो आपके पास तगड़ी बात होती थी, मजबूत रिश्ते का हवाला होता था, मजबूत जॉब का हवाला होता था। इन दोनों चीज़ों को मैंने मिक्स इसलिए किया कि इन दोनों में जो गलती है वो एक है, मुश्तरका है, कॉमन है, और वो है जल्दबाजी, वो है नादानी, वो है कम फहमी कि आप चीज़ों को मामला फहमी की तरफ नहीं लेके जाते, अपनी गलती, अपनी कोताही पे सोचने पे तैयार ही नहीं होते। यानी उस लम्हे आपको दूसरे का एंगल देखना चाहिए। जॉब पे उसने रखा हुआ, ब्याह के वो लेके गया है, सो उसका एंगल माना जाएगा। आपकी जो मिसिंग है, जो ग्रे एरिया है, उसको एड्रेस कीजिए ताकि ये नौबत ना आए और बाद में जो ख्वारी होती है और बाद में जो रुसवाई होती है, जो दिक्कत होती है, आप उससे बच सको। कोई ज़िंदगी, कोई जॉब, कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ दिक्कत ना हो। दिक्कत का जो ग्राफ है वो कम ज़्यादा होता है,
दिक्कत के जो पेडेस्टल है वो बदलते रहते हैं। कहीं ज़्यादा टफ़ टाइम देखना पड़ता है, कहीं कम टफ़ टाइम देखना पड़ता है, पर हर टाइम जो है, हर मुश्किल वक्त आपके हौसले के साथ जुड़ा हुआ है, आपकी अक्ल के साथ, आपकी दानिश के साथ, आपकी मामला फहमी के साथ। आप जब जब इन चीज़ों को काम नहीं लेते और अब्रप्ट फैसला करते हो, जल्दबाजी में, क्विक, इसे हम कहते हैं पल्सिव डिसीजन। तो जो लोग पल्सिव डिसीजन लेते हैं नौकरियों में और रिश्तों में, दोनों नुकसान होते हैं। और बाद में फिर आप आम तौर पे उन बंदों को भी नहीं ढूंढ पाते कि जो आपको वापस वहाँ पे ले जाके फिट करा सकें। ऐसा नहीं होता। जब आप अदारे छोड़ देते हैं, घर छोड़ देते हैं, तो फिर दोबारा उसमें बसना और वसना दोनों मुश्किल हो जाते हैं। अल्लाह आपको इस मुश्किल में ना डाले, क्योंकि वो नहीं डालता, इंसान खुद अपने आप को डाल लेता है और फिर उसको तंग करता है कि मुझे इसको निकालो। पर जब आप खुद आदी होते हैं और गलत फ़ैसले करते हैं, तो वहाँ फिर कोई बाहर से बैरूनी मदद भी आपके काम नहीं आती। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।